हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। नीट सीरीज के मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर हम सॉल्व करेंगे, जो कि नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, यानी कि बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर ये नहीं है, बट ये इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Question number 1. A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field require 3 joule or 3J of work to turn through 60 degree. Okay. The torque needed to maintain the needle in this position will be. देखो टॉर्क हमें कितना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब टॉर्क होती क्या है, टॉर्क हम निकाल कैसे सकते हैं, M क्रॉस B से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ओके तो M क्रॉस B यानी कि एम बी साइन थीटा से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ओके अच्छा, एंगल भी हमारे पास दी गई है एम बी साइन 60 डिग्री, यानी कि एम बी साइन 60 डिग्री से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी √3/2 MB। ये हो गई टॉर्क। लेकिन आंसर जो हमारा दिया गया है वो जूल में दिया गया, नहीं कि वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, है ना। वर्क डन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। यही तो होती है मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड करके रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें जो वर्क डन होगी फ्रॉम 0 डिग्री टू कोई भी एंगल थीटा की क्या होती है, तो वो वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, cos θ1 माइनस cos θ2 करते हैं। तो MB cos θ1 हमारा कितना है, cos θ1 हमारा देख लो क्या है, मैग्नेटिक सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब पैरेलल रखा गया मैग्नेटिक फील्ड से, तो पहले थीटा एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो ये आ जाएगा हमारा cos 0 डिग्री, और θ2 हमारी क्या दी गई है, 3/2। सो cos 60 डिग्री, नॉट 3/2, cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, MB हमारे पास cos 0 की वैल्यू आ जाती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, MB/2। और ये जो MB/2 है ये कितनी दी गई है, √3J ये दी गई है। तो MB कितना हो जाएगा, 2√3J। ठीक है, अब MB की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो √3/2 इंटू 2√3, सो 2 विल कैंसिल आउट, यहाँ J है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 दैट इज 3J। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। Question number 2. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is. तो जब stable equilibrium कब होता है, जब potential energy minimum होती है। क्या हो जाएगा, stable equilibrium कब होगा, जब potential energy हमारी हो जाएगी minimum। ठीक है, यही तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाती है, फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ओके, तब मिनिमम जब पोटेंशियल एनर्जी होगी तब हमारा क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन हमें देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है -m.b और -mb cos थीटा।
सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये हमने डिराइव भी कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एम बी तो मानते हैं कि हम कांस्टेंट है, तो एंगल के अगर वेरी किया जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि पूरी इस टर्म की वैल्यू मिनिमम कब होगी। अब आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से +1 तक वैरी करती है। ठीक है, तो जब हम -1 रखेंगे तो ये वाला पूरा टर्म हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाहर भी एक माइनस है। ठीक है, तो माइनस और माइनस ये पॉजिटिव टर्म आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं +1 वाली वैल्यू पुट करता हूं कॉस थीटा की, ठीक है, तो हमारा जो टर्म है वो नेगेटिव में आएगा। मतलब अगर कॉस थीटा का मैं मैक्सिमम पुट करूं, राइट, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है, +1 में। +1 में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसीलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री विल बी +1। सो यहां पे अगर मैं पुट करूं, सो फॉर मिनिमम P E equals to -m.b cos 0 डिग्री। ठीक है, सो -m.b आ जाएगा। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू +1। अब -m.b वैल्यू पुट कर दो। -m की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, m की वैल्यू दी गई है 0.4 और b है 0.16। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 16 × 4 करेंगे तो 64 आ रहा है, यानी कि 0.064 जूल, -0.064 जूल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना फंडा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कॉस थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायामैग्नेटिक एटम इज, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रिएट होगा। तो डायामैग्नेटिक एटम में हमेशा याद रखना, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के जो डायामैग्नेटिक एटम्स होते उसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। तो हमेशा याद रखेंगे हम कि डायामैग्नेटिक एटम में या फिर डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगी, इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ओके, उसी तरह से क्वेश्चन 4 देखो, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जैसे कि ये दोनों क्वेश्चंस ही आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ soft iron because it has high permeability and low retentivity, it has low susceptibility and high retentivity, it has high susceptibility and low retentivity, or it has low permeability and low retentivity। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल जिससे सॉफ्ट आयरन से हमें बना रहे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जैसे मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करूंगा इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेट, जैसे मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ करूंगा वो मैग्नेट नहीं रहेगा। मतलब क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करने से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही है, वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है, तो मैंने क्या किया, इसे मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर देने से तुरंत में क्विकली ये डीमैग्नेटाइज हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज वो शो कर सके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमें इसी तरह से चाहिए। अब अगर कोई भी क्विकली डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है तो हिस्टेरेसिस लूप के अकॉर्डिंग इसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रिटेंटिविटी का मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटाइज होने के बाद जब आप उसको वापस से डीमैग्नेटाइज कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो थोड़ी देर तक मैग्नेटाइज रहना ही चाह रहा है, रिटेन कर ले रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वो रिटेंटिविटी बहुत कम होनी चाहिए तभी वो क्विकली डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। तो ऑब्वियसली लो रिटेंटिविटी तो ये इसका होगा। अब ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हो पा रहा है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूं इट इज एक्टिंग लाइक अ वेरी हार्ड मैग्नेट, राइट, वेरी पावरफुल मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी है।
ठीक है, कि क्विकली मैग्नेटाइज हो पा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिटेंटिविटी बिल्कुल लो होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन 3, इट हैज हाई ससेप्टिबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज बेंट in the form of arc as shown in the figure, the new dipole moment will be। पहले बात तो डाइपोल मोमेंट अगर बार मैग्नेट को बेंड नहीं करता तो क्या लिख सकते थे हम, m इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। अब बार मैग्नेट को बेंड कर दिया तो ये जो हमारी लेंथ है कैपिटल L, ये जो हमारी लेंथ है ये क्या हो जाएगी, अब आर्क लेंथ हो जा रही है। ठीक है, ज्योमेट्री से थोड़ा सा सोचो कि ये ज्योमेट्री आप क्लास 8 9 में किए हो, आर्क लेंथ हो जाती है। आर्क लेंथ क्या होती है, r इंटू थीटा विल बी दिस आर्क लेंथ। ठीक है, सो अब जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r थीटा हो जाएगी। क्या है r थीटा, थीटा है 60 डिग्री यानी कि π/3। सो l इक्वल्स टू r π/3। सो r इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, 3l/π, 3l/π आ रहा है हमारे पास। ओके, चलो इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा m डैश, वो क्या हो जाएगी m इंटू दिस लेंथ, यानी कि अगर मैं l के टर्म्स में लिखना चाहूं सो l इक्वल्स टू r π/3, r π/3 आ जा रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या आ रही है हमारे पास कि ये जो लेंथ है l, ये जो स्मॉल लेंथ l है, ये किसके बराबर होगा, ये यहां से यहां तक स्मॉल लेंथ l हो रहा था और ये आर्क लेंथ था। ठीक है, ये l था, ये आर्क लेंथ हमने लिखा। आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा डाइपोल मोमेंट इतना आ रहा है। ठीक है, इसे अगर मैं l के टर्म्स में लिखूं, सॉरी इसको अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं ये लेंथ को, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो r है, तो ये वाली एंगल कितनी हो गई 30 डिग्री, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा r sin 30 डिग्री, r sin 30 डिग्री। सिंपली ये वाली लेंथ भी r sin 30 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सो जो l है, जो लेंथ है हमारी, वो क्या हो जाएगी 2r sin 30 डिग्री। तो यहां पे सिंपली मैं लेंथ लिखने चाहूं, यहां पे अगर मैं लेंथ लिखना चाहूं तो मैं 2r sin 30 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो क्या थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, m इंटू 2r sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू हो जाती है 1/sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। सो 2 विल कैंसिल आउट। अब बचा हमारे पास m क्रॉस r। अभी भी मुझे इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिला, तो r को हम 3l/π लिख सकते हैं। सो m नॉट क्रॉस m मल्टीप्लाइड बाई r, सो इसको हम 3l/π लिख देंगे। ठीक है, 3l/π लिख देंगे। अब 3l/π लिख देने से ये m इंटू l हमारा पहले का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, सॉरी डाइपोल मोमेंट आ गया। सो इसे हम रिप्लेस करेंगे डाइपोल मोमेंट से, 3m/π आ जाएगा। सो अब हमारा जो m डैश है वो किसके बराबर हो रहा है, 3m/π के बराबर हो रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर आपको लिखना है कि m डैश विल बी 3m/π। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, इट इज repelled by the north pole and attracted by the south pole, repelled by the both north and both the poles, attracted by both the poles, attracted by north pole and repelled by south pole। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ही जो है वो क्या करता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें फील्ड में उसे लाया जाता है, तो जैसे लेंजेस लॉ हम पढ़े थे, लेंजेस लॉ में क्या कहता है, डायरेक्शन वो चेंज करता है कि जिस तरह से इंड्यूस ईएमएफ होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जो खुद की इंड्यूस्ड मोमेंट है वो क्या होती है, हमेशा मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन होना चाहती है। ठीक है, तो चाहे, और उसमें क्या है, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज की क्या है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल करेगी, क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इतनी बढ़िया तरीके से रिपेल करेंगे, स्ट्रांगली विल रिपेल।
राइट, इसके थ्रू पास होने ही नहीं देना चाहती है, क्योंकि इसकी जो मोमेंट क्रिएट होती है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाती है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि चाहे आप नॉर्थ पोल के सामने ले जाओ, चाहे साउथ पोल के सामने ले जाओ, रिपेल तो ये दोनों को ही करेगी, राइट, एज ए लेंजेस लॉ। अगर साउथ पोल के सामने ले जा रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहा हूँ, इधर अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से साउथ हमारी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही है, तो अब यहाँ पे भी ये रिपेल कर रही है। अब मैं इस सब्सटेंस को उल्टा करके रख देता हूं, इस सब्सटेंस को उल्टा कर देता हूं या फिर फील्ड चेंज कर देता हूं, साउथ और नॉर्थ कर रहा हूं, तो फिर अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये क्या हो जाएगी, इसकी मोमेंट उल्टी तरफ से हो जाएगा। अच्छा, लेंजेस लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं बस एनालॉजी से आपको बता रहा हूं कि लेंजेस लॉ की तरह से आप सोच सकते हो। ओके, सो हमेशा इसकी जो मोमेंट है, खुद की इंड्यूस मोमेंट है, वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट होगी। तो चाहे नॉर्थ में भी आओ तो वो भी रिपेल करेगी, चाहे साउथ पोल भी पास लाओ तो वो रिपेल करेगी। सो रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 7, nickel shows ferromagnetic properties at room temperature. If the temperature is increased beyond Curie temperature, then it will show. ठीक है, देखो ये तो हम बुक का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट है, ये लिखा हुआ कि निकल क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक। आंसर मैं बता देता हूं आपको पहले, फिर मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। निकल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है कब, रूम टेम्परेचर में। अब क्या करेंगे, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे जैसे मैं हीट करता जाऊंगा, इसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, गायब होती जाएगी। लेकिन एक टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर, इसके अबव अगर मैं हीट कर दूं तो इसकी जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है पूरी हमें शो होने लगेगी एज अ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरह, और ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है उससे जगह पे ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करने लगेगा। फेरोमैग्नेटिक निकल क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर में रखा जाता है तो इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, एक्सचेंज कपलिंग इफेक्ट ये शो करती है। ठीक है, एक्सचेंज कपलिंग इफेक्ट। तो ये इफेक्ट क्या है ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जब आप आगे मटेरियल साइंस में और ज़्यादा पढ़ोगे तो अब आपको ये समझ में आएगा कि एक्सचेंज कपलिंग इफेक्ट क्या होती है। तो अभी बस इतना समझना है, सिंपल सी बात है कि निकल वो सब्सटेंस है जो पहले फेरोमैग्नेटिक रहती है, इसको जैसे जैसे हम हीट करेंगे तो अबव क्यूरी टेम्परेचर TC, ठीक है, अबव क्यूरी टेम्परेचर अगर मैं इसे हीट कर दिया तो इसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म को ये शो करेगा। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m by an angle of 90 degree from meridian is n times corresponding to work done to turn through an angle of 60 degree. The value of n is, ठीक है, फिर से वर्क डन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो, वर्क डन आपके पास दे तो वर्क डन क्या होती है आपको पता है, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पहले कह रहा है कि मेरिडियन से 90 डिग्री, मेरिडियन मतलब हॉरिजॉन्टल से यानी कि पैरेलल से, पैरेलल आप मान सकते हो, वहां से 90 डिग्री मूव करने में जितना वर्क डन लगा उसका n टाइम्स लगेगा अगर मैं 60 डिग्री मूव करूं, तो वो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो पहले 90 डिग्री में कितना वर्क डन लगा वो देख लेते हैं, cos 0 डिग्री से cos 90 डिग्री पे, ठीक है। सो cos 0 क्या हो जा रही है, mb 1 माइनस 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो 1 माइनस 0, तो यही हमारे पास क्या रहा, mb रहा। तो वर्क डन क्या हो गया, mb पहले केस में। दूसरे केस में क्या हो रहा है, w डैश अगर मैं लिखूं तो mb cos थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है, यही तो आपसे पूछा है, cos 60 डिग्री। अब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, mb 1 माइनस cos 60 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, है ना। अब देखो सॉल्व करो, 1 माइनस 1/2 यानी कि mb/2, ठीक है। तो पहला था w डैश इक्वल्स टू mb/, 1/2 मैं लिख दिया, mb/2 होना चाहिए, है ना। तो ये mb क्या है, ये तो वर्क डन है हमारा w, सो w/2,
ठीक है, तो देखो हमारे पास जो नया आया यानी कि नया W आ रहा, दैट इज W डैश इक्वल्स टू 1/2 ऑफ W, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं W डैश इज 1/2 टाइम्स ऑफ W। बट क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्क डन इन टर्निंग मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाई एंगल 90 डिग्री फ्रॉम मेरिडियन, ठीक है, 0 से 90 डिग्री वाला है W, ठीक है, विल बी n टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वर्क, मतलब ये W का रिलेशन पूछा है, तो W इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ W डैश, सो यानी कि n इक्वल्स टू हमारी आ जाएगी 2, ओके, सो n इक्वल्स टू 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 9, एन आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल एक्सपेंडिंग फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन when kept at a distance 1 meter from magnetic pole in air, the strength of the other pole is। देखो सिंपल सी बात है कि दो पोल है M1 M2, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का फोर्स हमें दिया गया है, डिस्टेंस 1 मीटर दिया गया है, हमें क्या निकालना है कि M1 की अगर पोल स्ट्रेंथ हमें पता है तो M2 की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, M1 की पोल स्ट्रेंथ अगर पता है तो M2 की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या गया, M1 की पोल स्ट्रेंथ क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है तो 1 मान लेते हैं, M1 की पोल स्ट्रेंथ क्या है, 1 है, तो अब देखते हैं क्या है, फोर्स क्या होती है, μ0 बाई 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब हमें फोर्स पता है, M1 पता है, निकालना क्या है M2, तो M2 की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, M2 इक्वल्स टू F इंटू 4 पाई बाई μ0 इंटू, अच्छा ये तो 1 हो गया तो R सिर्फ उधर जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, M1 तो 1 हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो F की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁷ इंटू 4 पाई इंटू 1 की स्क्वायर 1 बाई μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती, सो 10⁻⁷, 10⁻⁷, 4 पाई कैंसिल, और बचा कितना, 2 एम्पियर मीटर, ठीक है, सो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।